सीएम योगी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। लखनऊ में 14 मार्च को जुमे की नमाज का समय बढ़ा, मौलाना खालिद रशीद ने की अपील। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ होली पर मथुरा के लड्डू गोपाल को देंगे भेंट, दोनों मंदिरों के कार्यपालक ने की बातचीत। आगरा के स्कूल में रैगिंग के नाम पर साथी स्टूडेंट्स ने चटवाया थूक, बदमाश बच्चों ने मासूम को बाथरूम में बंद कर पीटा। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार, पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में हुआ था घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जीडीए के पंत पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी तैयारी में जुटे रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया और उनके विचारों को याद किया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को जाता है। उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया था। आज जिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, इस विश्वविद्यालय की आधारशिला पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के ही कर कमलों से रखी गई थी। 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपने नश्वर भौतिक शरीर को त्याग करके अपनी लीला को समाप्त किया था। आज उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारत माता के ऐसे महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए, इस महीने में जहां मुस्लिम समाज के लोग रमजान में रोजा रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज के लोग होली का त्योहार मनाएंगे। इस बार 14 मार्च को होली पड़ रही है। शुक्रवार को होली और जुमे की नमाज होने के कारण पुलिस अलर्ट हो गई है। लखनऊ में इसी को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद ने जुमे की नमाज को लेकर बड़ा फैसला लिया। वहीं मौलाना ने जुमे की नमाज के समय को 1 घंटे बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रमजान का मुबारक और मुतबर्रक महीना चल रहा है। हर मुसलमान इस बात की कोशिश करता है कि पूरा महीना इबादत में गुजारे, और हर रोजेदार इस बात को यकीनी बनाता है कि उसकी जात से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ और परेशानी ना हो। इस साल रमजान के मुबारक महीने में 14 मार्च जो कि जुमे का दिन है, उसी दिन हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होली भी है। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहां पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। और उसी के साथ साथ ये भी हिदायत दी जाती है कि चूंकि वो छुट्टी का दिन है और तमाम लोग अपने घरों पर ही होंगे, लिहाजा मुसलमान इस बात की कोशिश करें कि नमाज जुमा उस दिन अपने महल्ले की मस्जिदों ही में अदा करें, कहीं दूर दराज ना जाएं। होली के पर्व पर रंग भरी एकादशी से पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान विश्वनाथ द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में विराजमान लड्डू गोपाल को उपहार सामग्री भेंट की जाएगी। इस संबंध में मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा के सचिव से बातचीत की। वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान के अधिकारियों ने भी इस विचार का सहर्ष स्वागत और समर्थन किया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम से इस बार होली के पर्व पर रंग भरी एकादशी से पहले श्री कृष्ण जन्मस्थल मथुरा के लिए उपहार सामग्री भेंट किया जाएगा। इस संबंध में श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा के जो सचिव हैं श्री कपिल शर्मा जी और गोपेश्वर चतुर्वेदी जी, आप लोगों से भी बातचीत हुई है। आपका भी हमारे पास ईमेल के माध्यम से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है और हमारा प्रस्ताव और अनुरोध भी उन्हें प्रेषित किया गया है
जिसके अंतर्गत यह तय हुआ है कि दोनों जो पवित्र धाम है, भगवान कृष्ण की तरफ से महादेव के लिए अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि की भेंट वहां से आएगी और लड्डू गोपाल के लिए महादेव की तरफ से यहां से भस्म जाएगी, अबीर गुलाल जाएगा, वस्त्र जाएंगे भगवान लड्डू गोपाल के लिए, चॉकलेट जाएंगे। तो यह बिल्कुल दो धामों के बीच में, और जो सनातन धर्म की दो धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति की और शिव भक्ति की, दोनों परम धाम का मिलन। आगरा में 6 साल के बच्चे के साथ रैगिंग के नाम पर अभद्रता की गई, जहां साथी स्टूडेंट्स ने मासूम से जूते चटवाए, थूक चटवाया और फिर उसके साथ मारपीट भी की। उसे स्कूल के वॉशरूम में बंद कर दिया, जिसके बाद स्कूल पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे हैं। वहीं मासूम के साथ हुई इस प्रताड़ना के बाद से ही पीड़ित छात्र को 104 डिग्री बुखार है। हालांकि परिजनों ने मामले में एडिशनल सीपी से लिखित शिकायत की और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बेटा है डीपीएस स्कूल में प्रेप 2G में पढ़ता है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, उसे फीवर नहीं उतर रहा था, कभी 104 कभी 103। उसको पहले इंजेक्शन्स में रखा गया सुबह शाम, डॉक्टर ने बोला ज़्यादा तबीयत खराब होगी, एडमिट भी करना पड़ेगा। रातों को वो कांपता था और बोलता था, मम्मा मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा। जब डॉक्टर के पास गए हम, बुखार फीवर उतर नहीं रहा था, 4-5 डॉक्टर्स के पास हमने चेंज किए डॉक्टर, तो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। अब तो टेस्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक आ रहा है। तो डॉक्टर से बात करने पे थोड़ा हमें पता चला कि स्कूल में बुली हो रहा है, क्योंकि इसने डॉक्टर को बताया कि मुझे स्कूल में एक बच्चा मारता है। जब इसको मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया तो मुझे पता चला कि इसकी बस में एक बच्चा है जो इसे टॉर्चर करता है। जब मैं बस में देखने गई कौन सा बच्चा है, तो अभी इसने उंगली ही रखी कि ये बच्चा है। सभी बच्चे मुझे बताने लगे, सहमे हुए थे, सभी बताने लगे कि आंटी ये रुद्रांश को अपने शूज़ पर थूकता है और बोलता है कि इसको चाटो, और रुद्रांश को ये 20-20 थप्पड़ एक बार में मारता है। और रुद्रांश ने मुझे बताया कि उसको इसने बाथरूम में भी बंद किया है। तो छोटा सा बच्चा, जब कुछ भी उसके साथ होता है, जब तक वो अपनी माँ को आके नहीं बताता उसको चैन नहीं मिलता। लेकिन उस बच्चे ने पता नहीं कब से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, अपने अंदर दबा के रखा, और इतना दबा के रखा कि वो इतना बीमार हो गया, इतना फीवर होने लगा उसे। कॉल आया था और हमसे कहा गया था कि एक बच्चा बहुत बीमार है और हमें मालूम पड़ा है कि स्कूल में उसके साथ बुलिंग की जा रही है, इसलिए मैं आपकी मदद की जरूरत है। हमने जब पेरेंट्स से संपर्क किया तो पेरेंट ने हमें बताया कि पिछले 1 महीने से उनके बच्चे को लगातार कभी 104, कभी 103, कभी 104 बुखार बना रहता है। बच्चा चिड़चिड़ाता है, बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चा कपाता है, और बच्चा रात में सोते सोते बोलता है कि वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारेगा। पेरेंट्स ने आगरा में 3 से 4 डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों को उन्होंने पर्चा दिखाया, डॉक्टरों ने जांच कराई, सारी चीजें आई, लेकिन बीमारी नहीं निकली। उसके बाद जब एक डॉक्टर ने बच्चे को प्यार से पूछा स्कूल वाले मसले को लेकर, तब बच्चे ने बताया कि वो मुझे मारेगा। तब जाकर और बच्चे को प्यार से पूछा गया तो बच्चे ने बताया कि उन्हीं के स्कूल का एक सहपाठी है, कक्षा 2 में पढ़ता है, उसके द्वारा बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, बच्चे से जूते में थूक के उसे चटवाया जाता है, घर पे शिकायत करने पर जान से मारने की, गला काटने की धमकी दी जाती है। ये एक बड़ा गंभीर मसला है, और ये जब ज्यादा गंभीर हो जाता है, जब उत्तर प्रदेश सरकार आज से कुछ महीने पहले ये कह चुकी है कि बच्चों के स्कूली भवनों में कैमरे लगाए। गाजीपुर में पुलिस की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद घायल बदमाश को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा, 2 खाली कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौकी इंचार्ज सचिन, जो बड़सरा के चौकी इंचार्ज हैं, आज अपने हमराइयों के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस बीच में एक पल्सर मोटरसाइकिल जिसमें 2 युवक सवार थे और बिना हेलमेट के आ रहे थे, उनको जब हाथ देके रोका गया तो उन्होंने गाड़ी की स्पीड तेज़ी से बढ़ा दी। इन्होंने लगा संदिग्ध अपराधी होने के क्रम में इन्होंने फिर इसकी सूचना अपने एसओ साहब को दी। एसओ साहब अपने पुलिस बल के साथ जो रास्ते में गश्त में थे वो उनकी तरफ बढ़े और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो उस पर जो लोग बैठे हुए थे उस पर एक ने तमंचे से फायर कर दिया एसओ और उनकी टीम के ऊपर। जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी, बाएं पैर में गोली लगी है और दूसरा गाड़ी छोड़ के भाग।
गोरखपुर में होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग ने कचरी बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग को फैक्ट्री के अंदर रखे खाद्य सामान को देखकर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने कचरी, चिप्स, हल्दी समेत कई चीजों की जांच के लिए कई नमूने लिए। इस नमूने को खाद्य विभाग ने संग्रहित करके जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। वहीं छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग को फैक्ट्री में काफी गंदगी भी दिखी। चैन सिंह मंदिर के पास जो है कचरी की फैक्ट्री, कचरी और पापड़ बनाते हैं ये लोग। हम लोगों ने इसके पहले भी कार्रवाई की थी, तो वहाँ से ये सूचना मिली थी कि यहाँ भी जो कचरी का निर्माण हो रहा है और ये ताखाना है। फैक्ट्री में 2-3 ताखाने हैं और उसके नीचे जो है मैदा और रंग से मिला के ये तैयार किया जा रहा है। काफ़ी हानिकारक रसायन भी हैं, जैसे सोडा है और ब्लीचिंग पाउडर है और बाकी सारी चीज़ें हैं। जो रिफाइन मिले हैं वो भी लगभग 3 साल पुराने हैं। मसाले और बाकी चीज़ें सब एक्सपायर हैं, तो इस आधार पे जांच करके नमूना लेके और हरदोई पुलिस लाइन में त्योहारों को देखते हुए दंगा नियंत्रण और बलवा ड्रिल का विशेष रिहर्सल किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आयोजित इस रिहर्सल में क्षेत्राधिकारी, नगर और प्रतिसार निरीक्षक भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस बल ने परेड ग्राउंड में विभिन्न परिस्थितियों में कार्रवाई का अभ्यास किया। एसपी ने पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण की सही रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानपुर में केडीए अपनी जमीन पर आवासीय योजनाएं लाने के साथ ही लगातार अभियान चलाकर कब्जेदारों से अपनी भूमि भी खाली करा रहा है। वहीं 6 मार्च को केडीए अधिकारियों ने कब्जेदारों से अपनी 185 करोड़ की 81,340 वर्ग मीटर जमीन खाली कराकर कब्जे में ली, जहां अधिकारियों ने पक्के निर्माण करवा दिए। इस दौरान विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा और प्राधिकरण खाली कराएगी। सभी जगहों पर प्राधिकरण की भूमियाँ थी और कुछ भूमियाँ हमारी अर्बन सीलिंग में जो हमको प्राप्त वो भूमियाँ थी। सभी भूमियों पर जो है अवैध रूप से कुछ लोगों ने, माफियाओं ने उसको प्लॉटिंग वगैरह कर दी थी और कुछ लोगों ने उसको बाउंड्री वॉल किया था। तो इन सभी जमीनों पर अभियान चला के उन लोगों ने नियमानुसार कार्रवाई कराई गई है। भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त किया गया है और उसमें जो लोग अगर ऑर्गेनाइज तरीके से केडीए की भूमि को कहीं। वाराणसी में विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए केवल एक दिन नहीं, हर रोज 2 महिलाओं के सम्मान का संदेश वाराणसी में दिया गया। समूचे भारतवर्ष के लिए आदर्श भारत माता की आरती उतारकर नमामि गंगे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले महिलाओं के लिए सम्मान, अवसर, नेतृत्व, सुखद समन्वय और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और विकसित भारत हेतु हम सभी ने यह संदेश दिया है कि एक दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन हमारी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और विकसित भारत के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। और इसी निमित्त आज श्री काशी विश्वनाथ धाम के इस पवित्र परिसर में जहां भारत माता का मंदिर सुशोभित हो रहा है और ऐसी भारत माता जो हम सभी के लिए आदर्श हैं, उनके सम्मुख हमने भारतीय महिलाओं का, उनके अधिकारों का और समाज में उनके योगदान का सम्मान किया है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मेडिकल एएनएम का कोर्स कर रही महिला ने फांसी लगा ली। पति 1 महीने पहले दुबई नौकरी करने चला गया था। वहीं मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच शुरू कर दी। जवाहर विहार कॉलोनी जो कि थाना मलेरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर कल जो है रात के टाइम एक महिला ने फांसी लगा ली है, जिसकी सूचना उनके मकान मालिक ने दी। और महिला की उम्र जो है 25 वर्ष है और उस फुल टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया और जो भी पुलिस की टीम हमारी उसके द्वारा भी निरीक्षण किया गया और उसके बाद महिला के शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। ये कोई संबंधी समस्या नहीं। रायबरेली के स्कूल में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान किस तरीके से पौधे को या फिर फसल को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए और किन प्रयोग के द्वारा फसल को उपयोगी बनाया जा सकता है, उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उनको उस फसल के अवशेष के प्रबंधन के लिए जागरूक करते हैं। उसी के अंतर्गत एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ प्रियदर्शी स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें फसल अवशेष के प्रबंधन के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है और उसी ज्ञान के आधार पे बच्चों की प्रतियोगिता होगी, जिसमें कि जो बच्चे उत्कृष्ट कार्य करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। मुख्य रूप से ये प्रबंधन, जो फसल अवशेष प्रबंधन योजना है, उसका तात्पर्य ये है कि कृषकों के साथ साथ चूंकि बच्चे हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, अगर इनको फसल अवशेष के प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाए तो ये अपने ज्ञान को अपने माता पिता और अन्य
जो कृषक भाई हैं उन तक पहुंचाएंगे। यही इस योजना का उद्देश्य और इस कार्यक्रम का जो स्कूल। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।